नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इकोनॉमिक सर्वे के तीसरे क्लास पर हम विचार करेंगे राजकीय आय के बारे में। जानेंगे राजकीय आय क्या होता है और इससे संबंधित आंकड़े स्थिर भाव पर और प्रचलित भाव पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं राजकीय आय क्या होता है, उसके बाद फिर आगे डाटा की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो राजकीय आय सामान्य तौर पर एक वित्तीय वर्ष में अर्थात वित्तीय वर्ष कहने का मतलब 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के दौरान किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं, है ना, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को, है ना, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं हम? राजकीय आय कहते हैं। राजकीय आय या GSDP कहते हैं, है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। अब राजकीय आय जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिशत वृद्धि दर को देख लेते हैं। विभिन्न क्षेत्र कहने का मतलब कृषि में कितना ज़्यादा वृद्धि हुआ, उद्योग में, सेवा में, और अंततः कुल सकल घरेलू उत्पाद में कितना वृद्धि हुआ, है ना। तो कृषि क्षेत्र में मार्कर हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं। 5.38% का वृद्धि हुआ। प्रचलित भाव में 9.27 का वृद्धि हुआ, है ना। ये तो कृषि, उद्योग और सेवा का प्रतिशत हो गया। और टोटल ओवरऑल GDP में देखें तो 7.51 स्थिर भाव पर। स्थिर भाव मतलब 2011-12। स्थिर भाव का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, जब महंगाई हटा दिया जाता है। और प्रचलित भाव पर देखें तो 10.89। ठीक है, दो चीज़ें हमने देख लिया। अब इस पर एक दूसरा टर्म है, वो PCI पर कैपिटा इनकम 2024-25 में कितनी है ये देख लेते हैं। तो स्थिर भाव पर 2011-12 के हिसाब से 1,07,327 रुपया, है ना। और प्रचलित भाव के हिसाब से भी अर्थात वर्तमान में देखें तो 1,62,870 रुपये है। और 1,07,327 से 1,62,870 वृद्धि में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9.37% की वृद्धि हुई है ना। अब भारत में पर कैपिटा इनकम कितना है 2024-25 में? तो 2,01,62 रुपये, है ना। अब 2,01,62 रुपये, और यह छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 1,62,870 रुपये। भारत में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि भारत में जो सभी अमीर व्यक्ति हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन का जो है पर इनकम जो है, टोटल इनकम ज़्यादा है तो पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होगा। अब पूरा इंडिया के बेस में देखें तो इसमें अंबानी भी शामिल है। अब भाई वो वर्ल्ड के रिचेस्ट एशिया में सेकेंड टॉप में आ रहे हैं ना, अडानी है, अंबानी है। तो ये जो है जनसंख्या, कुल जो आय है पूरे देश की, उसको जनसंख्या के आधार पर एक एक जने के हिस्से में कितने कितने रुपए आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय, है ना। जब राज्य की कुल आय को नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को राज्य की कुल जनसंख्या से विभाजित कर देते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है? पर कैपिटा इनकम कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्षेत्रवार अग्रिम भुगतान प्रतिशत वृद्धि 2024 और 25 में कितनी रही? स्थिर भाव पर, और ये प्रचलित भाव है ना, प्रचलित भाव पर, स्थिर भाव पर और प्रचलित भाव पर। आइए जानते हैं। कृषि एवं संबद्ध सेवा क्षेत्र में जो है ओवरऑल देखें औसत तो 5.38% की वृद्धि हुई। और क्षेत्रवार देखें तो इसमें सर्वाधिक जो है पशुपालन के क्षेत्र में 10.02% की वृद्धि यहाँ की गई, और क्षेत्रवार न्यूनतम देखें तो 3.96। ठीक है, स्थिर भाव पर। यदि प्रचलित भाव में जाएं तो कृषि एवं संबंध सेवा में
अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, 9.27। और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में पशुपालन में केवल देखें तो 14.37 की वृद्धि, और उद्योग के क्षेत्र में 5.07 की वृद्धि हुई है ना। अब इसी तरह उद्योग में देख लेते हैं। उद्योग में 6.92%, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति में 9.52, विनिर्माण में 6.12% की वृद्धि जो है हुई है ना। अब प्रचलित भाव में देख लेते हैं कि उद्योग के क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, तो आइए जानते हैं। उद्योग में जो है 9.22% की अनुमानित प्रतिशत वृद्धि हुई है, और उसी के अंदर क्षेत्रवार देखें तो सर्वाधिक जो है विद्युत गैस एवं जलापूर्ति में 12.44% की वृद्धि हुई है, और विनिर्माण के क्षेत्र में जो है 6.96% की वृद्धि हुई है ना। अब सेवा सर्विस के सेक्टर में जो है देख लेते हैं। और सर्विस के सेक्टर में जो है सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि वही वर्तमान में जो है सर्विस सेक्टर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रोल निभा रहा है अपना, और उसका योगदान भी सबसे ज़्यादा है, कृषि और उद्योग से भी ज़्यादा है ना। और एक हायरार्की देखें तो पहले कृषि होना चाहिए, फिर उसके बाद उद्योग, उसके बाद सेवा। सबसे ज़्यादा कृषि का होना चाहिए एक विकसित देश के लिए, और चूंकि विकासशील है तो यहाँ भारत का सिस्टम ही गड़बड़ा गया है, और यहाँ सेवा क्षेत्र जो है पहले नंबर पे है, जबकि अधिकतर जनसंख्या जो है कृषि पर निर्धारित है। इसीलिए इसी का एक कारण है कि हम गरीब देश हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र में 8.52 की वृद्धि है। सेवा क्षेत्र में क्षेत्रवार सर्वाधिक देखें तो होटल व्यापार, होटल और जलपान गृह में 14.06, और रेलवे में ऋणात्मक प्रतिशत वृद्धि 7.03 की जो है रही है ना। ये सबसे न्यूनतम है, मान के चलिए, रेलवे के क्षेत्र में। और प्रचलित भाव पर देखें तो 13.43 अभी मतलब वर्तमान में, और व्यापार होटल और जनपाल गृह इसके क्षेत्र और सर्वाधिक देखें तो 19.52, और रेलवे के क्षेत्र में देखें तो ये फिर से ऋणात्मक, ऋण -9.44 है ना। आगे बढ़ते हैं। टोटल जीएसडीपी में जो है देखते हैं कुल जीएसडीपी में क्या अंतर रहा है। वृद्धि रही है। तो व्यापार होटल में जो है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी, कि स्थिर भाव पर कितना, 14.06। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये 14.06। और सबसे न्यूनतम कितनी रही, -7.38 है ना। ये दो आंकड़े आप लोग याद रखिएगा, ये दो आंकड़े जो है इंपॉर्टेंट रोल रखेंगे। और उसी तरह प्रचलित भाव में देखें तो जीएसडीपी में टोटल वृद्धि प्रतिशत देखें, प्रतिशत वृद्धि तो 10.89% की रही है। और इसमें क्षेत्रवार व्यापार होटल और जलपान गृह का योगदान देखें तो 19.52, और रेलवे के सेक्टर में देखें तो -9.44 है ना। आगे बढ़ते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अर्थात जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिशत भागीदारी हिस्सा 2024-25 है ना। क्षेत्र कौन कौन सा, कृषि, उद्योग और सेवा। और स्थिर भाव पर देखेंगे 2011-12 के हिसाब से, प्रचलित भाव पर 2024-25 के हिसाब से कितनी रही है ये देखेंगे, है ना। ये जो मैं कटआउट इसमें मैंने लगा है पीपीटी पर, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर, और हमारे यूट्यूब पर इसका डिटेल वीडियो आ रहा है, वो कहाँ पर मिलेगा, पिकासो जीएस रिसर्च पर, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में देखें भागीदारी तो 16.80 का है, और सर्वाधिक इसमें था खनन उत्खनन का, है ना। कितना था, 11.16। प्रचलित भाव पर देखें तो 20.07%, और सर्वाधिक इसमें किसका रहा है, फसलों का, 11.63 है ना। अब कृषि के अंतर्गत क्या है, खनन उत्खनन और फसल तीनों आते हैं, मान के चलिए, है ना। उद्योग के क्षेत्र में देखें तो स्थिर भाव पर प्रतिशत हिस्से भागीदारी 47.69% रहा है, और प्रचलित भाव पर 43.48 रहा है। और सर्वाधिक देखें स्थिर भाव पर तो विनिर्माण क्षेत्र का रहा है ना। और प्रचलित भाव में भी देखें तो निर्माण क्षेत्र का 15.61 रहा है ना। अब ये जो
18.13% है। ये सर्वाधिक भागीदारी है जीएसडीपी में 2024-25 में, है ना। विनिर्माण के क्षेत्र में 18.13, विनिर्माण जो कि उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है। सेवा के क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो प्रतिशत भागीदारी 35.30%, और प्रचलित भाव में देखें तो 36.45%, है ना। सर्वाधिक की बात करें तो व्यापार, होटल एवं जनपाल गृह से 7.28, सेवा क्षेत्र से स्थिर भाव पर, और प्रचलित भाव में सर्वाधिक कौन सा है, स्थावर संपदा से आया है। स्थावर संपदा से 7.89। अब स्थावर संपदा क्या है ये जान लेते हैं। स्थावर संपदा मतलब अचल संपत्ति, है ना। अचल संपत्ति जैसे कि स्थावर संपदा हमारे पास क्या है, ये जो माइनिंग वगैरह से आती है, जैसे भूमि से लीज पर देकर या किसी उद्योग को लगाने, यदि उद्योग लीज पर दिए हैं उससे जो पैसा आ रहा है उसको हम कहेंगे स्थावर संपदा। इसके अंतर्गत जो आपके औद्योगिक नीति के तहत जो है लीज पर सस्ते भाव में फैक्ट्री लगाने के लिए जो दिया जाता है ज़मीन वगैरह, तो उससे जो आय होती है इसको स्थावर संपदा में रखा जाता है ना। अध्याय 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अध्याय 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कल हम अध्याय 4 पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके CGPSC, CGVAPAM और भी वनडे एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल साइनिंग ऑफ।